आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। पिछले भाग में आपने पढ़ा वो आदमी सामने वाले बिजली के खंभे से टकरा गया और घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। अब आगे यात्रियों ने उस बड़े बैग का ताला तोड़ा और उसकी जिप खोल दी। अंदर अजीत को हाथ पैर बांधकर और मुंह पर टेप लगाकर बंद कर रखा गया था कि वह हिल भी नहीं सकता था और ना ही बोल सकता था। यदि उसके पॉटी पेशाब न निकली होती तो शायद दिल्ली तक उसका किसी को पता भी नहीं चलता। लोगों ने ट्रेन की चेन खींच दी। तुरंत आरपीएफ स्टाफ के जवान आ पहुंचे। उनके पास भी अजीत की तस्वीर तथा उस बदमाश की फोटो भी थी जो खंबे से टकरा कर मर गया था। अगले स्टेशन पर अजीत को पुलिस वालों ने ट्रेन से उतार लिया और वापस उसे भोपाल ले आए। उन्होंने उसे इंस्पेक्टर पाठक को सुपुर्द कर दिया। यह खबर इंस्पेक्टर पाठक ने तुरंत वेरोनिका को दी। वेरोनिका अपने बच्चे को लेने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच गई। वहां पहुंचकर वेरोनिका ने अजीत को अपने गले से लगा लिया और उसे अपने साथ घर वापस ले आई। वेरोनिका जब से अजीत को पुलिस स्टेशन से घर लेकर आई तब से उसके मन में एक अनजाना सा भय घर कर गया। उसके मन में एक द्वंद्व सा चलता रहा कि जब भी उसे कुछ मिला या कुछ अच्छा हुआ, जमाने ने या ऊपर वाले ने उससे उसे छीन लिया। इसी सोच, इसी उधेड़बुन में बैठी थी। उसका हाथ अपने बाएं हाथ की लगी उस चोट की तरफ चला गया जो बचपन में अपने जीवन साथी, अपने प्रियतम एवं प्रेमी चंदन की निशानी के तौर पर उसे मिली थी। अनायास ही उसके होठों पर पुरानी यादें मुस्कान बनकर उभर आई। बाएं हाथ की उस खरोंच के निशान को सहलाते हुए वेरोनिका को लगा कि वह फिर से 12 साल की लड़की बन गई है, एक चहकती सी किशोरी हो गई है। उसकी स्मृतियों में फिर से वह नदी का किनारा और उसके किनारे खड़ा वह बूढ़ा पीपल जीवंत हो उठा, जहां वह हर शाम गांव के लड़के लड़कियों के साथ हुल्लड़ मचाती फिरती थी। सब सहेली और दोस्तों में उसे चंदन सबसे अच्छा लगता था। भोला भाला, सीधा साधा, कम बात करने वाला और सबसे अलग रहने वाला। उसकी कंजी आंखें और घुंघराले बाल, लंबी नासिका, सुतवा पतले होंठ और भरे भरे से गाल उसे वेरोनिका की नजरों में संसार का सबसे सुंदर व्यक्ति बना देते थे। जब वह अपने लंबे और दुबले हाथों से वेरोनिका के हाथों को छूता था तो वेरोनिका को ऐसा लगता जैसे कोई एक चंदन सा मादक, शीतल सुगंधित तरल उसके हृदय में उतरता चला जा रहा हो। वैसे तो सभी बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते थे, पर यदि छुपम छुपाई या पकड़म पकड़ाई में चंदन की डैन आ जाती तो सबसे पहले इधर उधर से दौड़कर वेरोनिका उसके सामने जानबूझकर आ जाती और चंदन के उसे छूने मात्र से वह उसकी जगह डैन देने का काम करने लगती। डैन देने के लिए सबके पीछे भागती रहती। जब कोई बच्चा चंदन को ना खिलाता या उससे लड़ने लगते तो वह चंदन के पीछे शेरनी की तरह वह सबके आगे आकर खड़ी हो जाती और चंदन के लिए उन लड़कों की भीड़ से स्वयं उलझ जाती थी। उस समय उसमें ना जाने कहां से इतना साहस आ जाता था कि वह उन सारे लड़के लड़कियों से भिड़ जाती थी जो चंदन से लड़ते थे। चंदन भी शायद उसकी आदत को समझ गया था और उसे लगने लगा था कि इस दुनिया में जब भी उसे मदद की जरूरत होगी तो निश्चित तौर पर वेरोनिका सबसे पहले उसके साथ खड़ी ही होगी। उन दोनों को जब भी समय मिलता था दोनों एक दूसरे के आसपास ही नजर आते थे। जाने अनजाने में एक दूसरे का हाथ थामे रहते, एक दूसरे की आंखों में झांकते रहते। उन दोनों के बीच ना जाने कहां कहां की ढेरों ढेर बातें आ जाती जो शुरू होने के बाद खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। एक दिन चंदन की खेल खेल में अपने साथ के बच्चों से लड़ाई हो गई। वेरोनिका उस समय वहां पर नहीं थी। उनमें से कुछ बच्चों ने मिलकर चंदन की ठुकाई कर दी। चंदन की आंख के नीचे चोट लगी थी और उससे खून बह रहा था। तभी वहां वेरोनिका आ गई। उसने चंदन की आंख के नीचे लगी चोट को देखकर पूछा, यह किसने किया है? उनमें से कुछ लड़कों ने कहा, हमने इसे मारा है। यह खेल में बेईमानी करता है और ढंग से डैन भी नहीं देता, इसीलिए मैंने इसकी पिटाई की है, राजन ने कहा। चंदन की चोट देखकर वेरोनिका पहले ही आपा खो चुकी थी।
वह हाथ में डंडा लेकर राजन की तरफ दौड़ी। राजन ने चंदन को चिढ़ाते हुए कहा, खुद लड़ाई में नहीं जीत सकता तो एक लड़की के पीछे खड़ा हो जाता है, भीरू कहीं का। चंदन इस व्यंग्य को सहन नहीं कर पाया और उसने अपने हाथ की नुकीली छड़ी वेरोनिका के हाथ में घुसाते हुए कहा, जब मेरी लड़ाई चल रही हो तो तुम बीच में मत आया करो। और वेरोनिका के बाएं हाथ में छड़ी गहरा घाव बनाती हुई निकल गई। उसके हाथ से बहते हुए खून को देखकर बाकी सारे बच्चे भाग गए, पर चंदन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह सपने में भी वेरोनिका को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। उसने बहते हुए खून को देखकर घाव से अपने होंठ लगा दिए और बहते हुए खून को थोड़ी देर में ही उसने रोक दिया। वेरोनिका गहरी आंखों से चंदन को ताकती रही। उसे ऐसा लग रहा था कि काश ये समय यहीं थम जाए और चंदन इसी तरीके से अपने होंठ उसके हाथ पर रखे रहे। उसका दूसरा हाथ अपने आप चंदन के सिर से होता हुआ उसके गले तक चला गया और झुककर उसने चंदन का माथा चूम लिया। दोनों ने एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहा, पर उस दिन उनकी आंखों ने, उनके मन में और उनकी सांसों और धड़कनों ने मौन रहकर भी शायद चंद चंद की बातें इन्हीं पलों में कर ली थी। चेतना आने पर दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, पर अब वह अलग हो ही कहाँ पाए थे। अब तो वह हर पल, हर क्षण हमेशा एक दूसरे की सांसों में बस गए थे। समय गुजरता गया। चंदन और वेरोनिका एक दूसरे को अथाह प्यार करते रहे। चंदन विजातीय था और उसकी जाति वेरोनिका की जाति से काफी नीचे थी। उन दिनों गांव में विजातियों के बीच किसी तरीके का संबंध होने की कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। पर चाहत तो चाहत है। लोग कहते हैं कि चाहत अंधी होती है। चंदन और वेरोनिका दुनिया के सारे अंजाम को दरकिनार कर अनजान प्यार की राह पर लगातार आगे चलते रहे। 12 साल की वेरोनिका समय गुजरने के साथ अब 16 साल की हो गई और चंदन उसे शायद 3 साल बड़ा था। चंदन गांव से निकलकर पढ़ाई के लिए शहर चला गया और वेरोनिका मैथ्स लेकर अपने पास के कस्बे से ही आगे की पढ़ाई करने लगी। एक दूसरे से अलग और दूर हो जाने से अब इन दोनों का मन एक दूसरे से मिलने के लिए बेहद छटपटा रहा था। गर्मियों की छुट्टी के दिन थे। चंदन शहर से गांव की तरफ आ ही रहा था कि रास्ते में कस्बे से क्लास अटेंड करके वापस आती हुई वेरोनिका मिल गई। वेरोनिका सब कुछ भूल कर अपनी दोनों बाहें खोलकर चंदन की बाहों में समा गई। दोनों ने घर जाने के बजाय नदी के किनारे सुनसान जगह पर बैठकर एक दूसरे से बात करना उचित समझा। कम होने की जगह उनका प्यार एक दूसरे के लिए और दीवानगी की हद तक बढ़ चुका था। चंदन जब तक गांव में रहा, इधर उधर मौका देखकर वेरोनिका से मिलता रहा। अब वह छोटे बच्चे नहीं थे कि नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे एक दूसरे से मिलकर घंटों बातें कर सकें। अब जमाने की निगाहें उन्हें एक दूसरे से मिलने से रोकती थी और उनकी जवान उम्र उन्हें एक दूसरे के पास आने के लिए विवश करती थी। चंदन छुट्टियां खत्म होने पर फिर से शहर चला गया और वहां जाकर वह फिर से अपनी पढ़ाई में खो गया। समय बीतता गया और चंदन का ग्रेजुएशन पूरा हो गया। चंदन ने नौकरी के लिए फॉर्म भरा और चंदन की नौकरी लग ही गई। चंदन जब गांव आया तो वह फिर वेरोनिका से मिला, पर कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। लोगों को उनके प्यार के बारे में खबर लग ही गई। चंदन के माँ बाप ने चंदन को समझाया कि वह लोग ऊंची जाति के लोग हैं। यदि तुम भूल से भी वेरोनिका की तरफ देखोगे तो तुम्हें वे लोग जान से मार डालेंगे। पर इश्क ने जिसको अंधा बना दिया हो, उसको दीवाना कर दिया हो, जिसे जमाने की कहाँ परवाह। चंदन ने वेरोनिका के साथ एक और मुलाकात की। वेरोनिका कॉलेज जाने के बहाने घर से निकली। चंदन उसके पीछे पीछे चला और वे नदी के किनारे उसी सुनसान जगह में फिर मिले। चंदन ने वेरोनिका से कहा, मैं तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं रह सकता हूँ और मेरा जीवन भी तुम्हारे बिना संभव नहीं है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? चंदन के गले लगते हुए वेरोनिका ने कहा, हाँ, मैं शुरू से ही तुम्हारे लिए जमाने से लड़ती रही और आगे भी हमेशा मैं तुम्हारे साथ ही खड़ी रहूंगी, चाहे इसका अंजाम जिंदगी हो या मौत। जिएंगे तो साथ साथ, हम मरेंगे तो साथ साथ।
चंदन ने वेरोनिका से कहा, वेरोनिका, यदि तुम्हारा भी यही निश्चय है तो चलो हम दोनों आज यहाँ से भाग चलते हैं और शहर में जाकर आर्य समाज पद्धति से विवाह करके पति पत्नी की भांति रहेंगे। तब तक वेरोनिका भी बालिग हो चुकी थी। वेरोनिका व चंदन दोनों ही फिर गांव की तरफ कभी लौट कर नहीं आए और शहर में जाकर उन्होंने पुलिस संरक्षण मांगा और आर्य समाज पद्धति से पुलिस की देखरेख में विवाह कर लिया। उन लोगों ने विवाह तो कर लिया, पर चंदन के परिवार पर मानो मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा। अब बड़ी जाति के लोग वेरोनिका को भागने के लिए चंदन के परिवार को ही दोषी मानते थे। उन्हें गांव में अलग थलग कर दिया गया। उन पर अत्याचारों की एक श्रृंखला सी टूट पड़ी, पर उन्होंने सब सहन कर लिया और धीरे धीरे समय बीतने के साथ सब कुछ सामान्य हो गया। बस कमी रही तो यही रही कि अब चंदन और वेरोनिका कभी भी उस गांव की ओर लौट कर नहीं आए। उन लोगों ने अपने प्यार की खातिर अपनी जन्मभूमि का भी परित्याग कर दिया। वेरोनिका का ग्रेजुएशन तब तक पूरा नहीं हुआ था। उसने दाम्पत्य जीवन के साथ साथ अपनी पढ़ाई जारी रखी और बीएससी मैथमेटिक्स के बाद एमएससी मैथमेटिक्स भी कर लिया। इसी बीच वह स्कूल में भी पढ़ाने लगी थी। बच्चों को पढ़ाते हुए ही उसने बीएड भी कर लिया और वह उस विद्यालय की सबसे स्थापित शिक्षिका बन गई। वह दिन उनकी जिंदगी का सबसे खुशी भरा दिन था जब उन्हें पता चला कि एक बच्चे के माता पिता बनने वाले हैं। समय आने पर भगवान ने उन्हें एक पुत्र दिया और उन्होंने उसका नाम रखा आनंदम। अपनी जवानी की कहानियों से थोड़ी देर को वेरोनिका बाहर आई और सोते हुए अजीत को दुलारने लगी। अजीत अचानक सपने में शायद कुछ बुरा देखकर कुछ बड़बड़ाने लगा और डर से अपने हाथ पर समेटकर लगभग रोने की मुद्रा में आ गया। शायद उसे अपने अपहरण की घटना डरा रही होगी। वेरोनिका ने अजीत के पास लेटकर उसे अपने शरीर से चिपका लिया। माँ का प्यार महसूस कर अजीत वेरोनिका के गले में हाथ डालकर फिर से सुकून की नींद सो गया। वेरोनिका उसके चेहरे को देखते हुए फिर से अपने दुखद अतीत में खो गई। उसे याद आया जब आनंदम पेट में था तो चंदन उसकी कितनी देखरेख करता था। उसे कुछ भी काम नहीं करने देता था, कहता था बस आराम करो। एक दिन अचानक किसी ने उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया। चंदन ने दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर वेरोनिका के जाति वाले 6 लोगों के साथ वेरोनिका के पिता खड़े हुए थे। वेरोनिका खुशी से अप्पा कहते हुए उनकी तरफ दौड़ी। वह पिता के गले लगने ही चाहती थी कि उसके पिता ने उसे जोर का धक्का दिया और वह धरती पर जा गिरी। इसके बाद वे लोग अंदर घुसे और उन्होंने चंदन को पकड़कर उसकी बुरी तरीके से पिटाई करना चालू कर दी। चंदन को वह मार ही डालते, पर वेरोनिका दौड़कर उन लोगों और चंदन के बीच में आ गई। उन्होंने वेरोनिका की भी बहुत बुरी तरीके से पिटाई कर दी। वेरोनिका ने कहा, अप्पा, मैं चंदन के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, ऐसे में भी आप मुझे मार रही हैं। वेरोनिका के पापा ने कहा, उल्टा तेरी वजह से हम कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे हैं। और गुस्से में उसे काट कर जान से मारने के लिए उन्होंने नारियल काटने वाला दरांत निकाल लिया और वह मारना ही चाहते थे कि चंदन में ना मालूम कहाँ से गजब की फुर्ती आ गई और उसने स्टूल उठाकर उनके हाथ पर दे मारा। उन्होंने हाथ से नारियल काटने वाला दरांत नीचे गिर गया। तभी शोर को सुनकर आसपास के मकानों से लोग बाहर निकल आए और उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी तथा बीच बचाव करवाया गया। पुलिस वेरोनिका के पिता तथा उनके साथ आए लोगों को ऑनर किलिंग के प्रयास के मामले में पकड़ कर ले गई। घायल चंदन और वेरोनिका पुलिस स्टेशन पहुंचे और दरोगा जी से बहुत प्रार्थना की कि उनके पापा को छोड़ दिया जाए। यह उनका अपना पारिवारिक मामला है और वह इसकी शिकायत भी नहीं करना चाहते हैं। इस पर दरोगा ने उनसे एक लिखित स्टेटमेंट लिया और वेरोनिका के पिता और परिजनों को जेल से रिहा कर दिया। वेरोनिका को अपने भाग्य पर रोना आ गया। उसके वही पिता जो उसे हमेशा अपने कंधे पर लिए लिए घूमते थे, आज झूठी सामाजिक इज्जत की खातिर अपनी बेटी की जान के दुश्मन हो गए हैं। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि प्यार करके और चंदन से शादी करके आखिर उसने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया
जिसकी सज़ा उसके अपने ही लोग मौत मुकर्रर कर रहे थे। उसे लगा कि उसने तो चंदन से विवाह करके उसके परिवार का दान दहेज में दिया जाने वाला और शादी में लगने वाला बहुत सारा पैसा बचाकर उसके परिवार पर बहुत बड़ा उपकार ही किया है। उसे लग रहा था कि शायद इतने दिनों बाद उसके पापा सब कुछ भूलकर उसे अपना लेंगे, पर वह लोग तो उसके और चंदन के प्राणों के प्यासे दुश्मनों से भी बड़े दुश्मन बन गए थे। चंदन को जान से मारने के प्रयास की बात याद आते ही उसे अपने पिता और संबंधियों से घृणा सी हो गई। इधर चंदन के मन में हमेशा एक पश्चाताप बना रहता था कि उसके कारण ही वेरोनिका की जिंदगी एक खतरनाक मोड़ पर आकर रुक गई है, जिसमें उसे कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस पश्चाताप और उस दिन हुई पिटाई के कारण चंदन का स्वास्थ्य गड़बड़ रहने लगा था। आनंदम के पैदा होने के बाद चंदन का खाना पीना धीरे धीरे कम होता गया और बाद में पता चला कि उसे कैंसर है। वेरोनिका के सामने एक नई मुसीबत आकर खड़ी हो गई थी। घर में जो कुछ भी पैसा था वह सभी उसने चंदन के इलाज पर खर्च कर दिया। पर कहते हैं कि कैंसर तो मरीज को अपने साथ लेकर ही जाता है। चंदन का स्वास्थ्य दिनों दिन बिगड़ता ही जा रहा था और अंत में खून की उल्टी के साथ बेहोश होकर जो वह गिरा तो उसके बाद फिर कभी भी होश में नहीं आ सका। दूध मुँह आनंदम को अपनी गोद में संभाले वेरोनिका लगभग विक्षिप्त सी हो गई थी। चंदन के अंतिम संस्कार में न चंदन के घर के लोग सम्मिलित हो पाए और न ही वेरोनिका के परिवार के लोग। पड़ोस के लोगों ने ही चंदन का अंतिम संस्कार करवाया। वेरोनिका को यह घटना याद आते ही उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। बड़ी मुश्किल से वेरोनिका का आत्मविश्वास वापस आया और नन्हे से आनंदम को साथ लिए उसने फिर से बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। वह फिर से वर्तमान में लौट आई और सोते हुए अजीत को अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों पर हाथ फिराते हुए सो गई। अब वेरोनिका की जिंदगी सिर्फ अजीत के चारों ओर घूमने लगी थी। ऐसा महसूस होता था कि जैसे स्नेह और प्यार की प्यासी वेरोनिका के जीवन में यह बच्चा मरुस्थल की झील या नखलिस्तान बनकर आया है। वेरोनिका अब 2 से 3 बैच बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी ताकि उसे यथोचित पैसा मिल जाए जिससे वह अजीत की देखरेख कर सके। और जब अजीत स्कूल जाता तो उस समय वह आसपास के गरीब बच्चों की फ्री क्लास लेती रहती थी। अजीत का खाना, अजीत का पहनना, अजीत का सोना जागना, अजीत का पढ़ना, अजीत का खेलना, ऐसा लगता था शायद यही वेरोनिका की जिंदगी के सबसे अहम हिस्से बन गए हैं। अजीत धीरे धीरे पढ़ाई में वेरोनिका की देखरेख में होशियार और ज़्यादा होशियार होता चला गया। धीरे धीरे वह क्लास में सबसे अधिक अंक लाने लगा। हर परीक्षा देता तो अजीत था, पर ऐसा लगता था जैसे कि हर परीक्षा सिर्फ वेरोनिका ही दे रही हो। वेरोनिका ने एक दिन अजीत से कहा, अजीत, तुम मेरे बेटे ही नहीं, तुम मेरे शिष्य भी हो। गुरु होने के नाते और एक शिक्षक होने के नाते मेरे कर्तव्य है कि मैं तुम्हें शिक्षा के क्षेत्र में अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ दूं, और तुम्हारा भी कर्तव्य है कि जो भी गुरु दे उसे पूरे सम्मान के साथ ग्रहण करो और अंगीकार करो। माँ की तरफ देखते हुए अजीत ने कहा, माँ, आपकी हर बात, हर वाक्य ही मेरे लिए शिक्षा है। वही एक आदेश भी है जिस पर अमल करना और चलना मेरा कर्तव्य है, और उसमें कभी भी कोई कोताही नहीं होगी माँ। अजीत कक्षा 10 में जब पहुंचा तो वेरोनिका उसके साथ पढ़ाई लिखाई में इस तरीके से जुट गई जैसे कक्षा 10 की परीक्षा ना होकर उसके जीवन की यही अंतिम परीक्षा हो। यद्यपि अजीत खेल कूद में भी हिस्सा लेता था, पर अधिकांश समय वह वेरोनिका के साथ या फिर अपने पास बैठकर छोटी छोटी अनजाने कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके सबको क्लियर करता रहता था। बोर्ड की परीक्षा के दौरान पेपर को हल करने में यदि किसी भी विषय में उससे कोई छोटी सी भी गलती हो जाती थी तो वेरोनिका को भी बहुत बुरा लगता था, और अजीत को तो ऐसा लगता था जैसे मानो उससे कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो। एक एक करके बोर्ड के सारे पेपर हो गए।
तब जाकर अजीत 2 दिन के लिए पढ़ाई से सच्चे अर्थों में फ्री हो गया। वेरोनिका अजीत को लेकर मथुरा, आगरा और फतेहपुर सीकरी का किला दिखाने के लिए 4 दिन के टूर पर चली गई। इतने बरसों बाद अजीत और वेरोनिका पहली बार इतनी दूर घूमने निकले थे। अब अजीत बड़ा भी हो चुका था। वेरोनिका का एक अच्छे बेटे की तरह ज्यादा ही ख्याल रखने लगा था। ढेर सारी मस्ती करने के बाद वे लोग द्वारकाधीश के मंदिर पहुंचे। वहां वेरोनिका ने अजीत के लिए जीवन में सुखी होने के लिए और अच्छी पढ़ाई करने के लिए दुआएं मांगी। अजीत ने भगवान से अपनी मां की दीर्घायु और स्वास्थ्य की कामना की। अब बोर्ड का रिजल्ट आ गया। अजीत पूरे मध्य प्रदेश में दूसरे स्थान पर था। वेरोनिका जहां खुशी से पागल सी हुई जा रही थी, अजीत वहीं अपनी कम मेहनत को लेकर उदास बैठा हुआ आंखों से आंसू बहा रहा था। वेरोनिका भगवान के प्रसाद की मिठाई लेकर अजीत के पास आई और उसे अपने गले से लगाकर बधाई देकर मिठाई खिलाई। तो रोते हुए अजीत ने कहा, माँ, मैं आपका सपना पूरा नहीं कर पाया, मैं पहली रैंक पर नहीं आ पाया, मुझे क्षमा कर दो माँ। वेरोनिका ने कहा, बेटा, मेरा सपना तो सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई था, जिसे तुमने बखूबी कर दिखाया है। इसके अलावा मुझे और तुमसे कोई और अपेक्षा नहीं है। बस पूरे जी जान से मेहनत कर हमेशा ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो, मेरी बस यही कामना है। इसी तरीके से समय गुजरता रहा। कक्षा 11 में कोई भी बच्चा अजीत के आसपास के भी नंबर नहीं ला सका था। अजीत अब कक्षा 12 में आ गया था। अब एक बार फिर बोर्ड की परीक्षा का भूत अजीत के सर पर चढ़कर बोलने लगा। विद्यालय का वार्षिकोत्सव करीब था। अजीत को भी स्टेज डिबेट में भाग लेना था तथा एक नाटक में भाग लेना था, पर अजीत ने पढ़ाई के कारण इनमें भाग लेने से मना कर दिया। स्कूल के प्राचार्य ने यह बात वेरोनिका को बताई। वेरोनिका ने अजीत से कहा, सिर्फ पढ़ाई में आगे होने से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता। हर व्यक्ति का सर्वांगीण विकास बहुत जरूरी है। तुम्हें खेल कूद, पढ़ाई और आत्मिक विकास साथ साथ करना ही होगा। माँ की आज्ञा मानकर अजीत ने डिबेट और नाटक में भाग लिया, जिसे सभी लोगों द्वारा बहुत सराहा गया। अजीत को डिबेट में प्रथम और नाटक में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसी बीच दिसंबर माह में वेरोनिका को पैरालिसिस हो गया। रात को सोने के बाद वेरोनिका जब सुबह उठना चाहती थी तो वह उठ ही नहीं पाई। उससे ढंग से बोलते भी नहीं बन रहा था। उसका बायां अंग काम ही नहीं कर रहा था। अजीत तुरंत वेरोनिका को ऑटो रिक्शा में डालकर अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने वेरोनिका को एक इंजेक्शन दिया और अजीत से कहा, बेटा, आप इन्हें समय पर अस्पताल ले आए, इस कारण यह ठीक हो जाएंगी और पहले की तरह चल फिर भी पाएंगी, पर इसमें लगभग 2 माह का समय लग सकता है। उसका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। अजीत अब माँ को भी संभालता था और अपनी पढ़ाई भी करता था। वार्षिक बोर्ड परीक्षाएं सर पर थी। वेरोनिका अजीत की हालत पर बहुत चिंता करती थी। वह अजीत से अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देने की बात करती रहती थी। धीरे धीरे कुछ ही सप्ताहों में वेरोनिका की हालत में काफ़ी सुधार हो गया था। अब बोर्ड की परीक्षा के लिए सिर्फ 22 दिन ही शेष थे। अजीत ने पूरे मन से पढ़ाई की और परीक्षा की तैयारी भी हो गई। बोर्ड के पेपर्स शुरू हो गए। अजीत हर पेपर में अपनी क्षमता के अनुसार प्रश्नों के उत्तर लिखता रहा। जब परीक्षा परिणाम आया तो कक्षा 12 में पूरे मध्य प्रदेश बोर्ड में अजीत टॉपर रहा। रिजल्ट निकलने पर वह दौड़ा दौड़ा आया। वेरोनिका को उसने अपनी बाहों में उठा लिया और बोला, माँ, आज मैंने आपका सारा सपना सच कर दिया। आज मैं पूरे मध्य प्रदेश में बोर्ड के एग्जाम में आपके आशीर्वाद से सबसे अधिक अंक लेकर आया हूँ। आपने मेरे लिए जो कुछ किया यह उसकी तुलना में सिर्फ आपके चरणों की धूल के बराबर है। अब तो आप खुश हैं ना माँ? रोते हुए वेरोनिका ने कहा, हाँ बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जो ईश्वर मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज़ छीनता ही रहा। आज पहली बार उसने मुझे वह सब कुछ दे दिया जो मैंने मांगा था।
आगे की पढ़ाई के लिए अजीत ने पहले ही निश्चय कर लिया था कि सबसे कम पैसों में होने वाली पढ़ाई करेगा और स्कॉलरशिप के साथ वह बीए ऑनर्स ही करेगा। इससे वह अपनी माँ के पास भी रह पाएगा, उनकी देखभाल भी कर पाएगा। अच्छे तरीके से पढ़ाई करके आईएएस की तैयारी भी साथ ही साथ करता रहेगा। उसने वही किया भी। प्रतिवर्ष वह छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को भी बहुत अच्छे तरीके से समझता रहा तथा छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाकर अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों की भी पढ़ाई में मदद करता रहा और परिणाम वही हुआ जिसकी अपेक्षा थी। बीए में भोपाल यूनिवर्सिटी का टॉपर अजीत अंक सूची लेकर अपनी मां के सामने खड़ा था। आज वेरोनिका का मन फूला नहीं समा रहा था। वह भोजपुर भगवान भोलेनाथ के मंदिर अपने बेटे के साथ गई और बेटे की उज्जवल भविष्य की और दीर्घायु की कामना की। पर अजीत ने भगवान से सिर्फ यही मांगा कि मेरी माँ के जो भी सपने हैं वे सभी पूरे हों, बस मेरी माँ हमेशा खुश रहे। अजीत ने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए फॉर्म भर दिया था और उसकी तैयारी तो वह पिछले 3 सालों से कर ही रहा था। लगातार प्रयत्न से उसकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बड़ी अच्छी तरीके से हो रही थी। आईएएस के प्रीलिमिनरी एग्जाम में तथा मुख्य परीक्षा में उसका प्रतिशत बहुत अच्छा रहा तथा अंत में वह दिन आ गया जब उसका इंटरव्यू होना था। वह अपनी मां का आशीर्वाद देकर और वेरोनिका की तरह भगवान भोलेनाथ की भभूति माथे पर लगाकर हाफ सफेद शर्ट और नीला पैंट पहनकर इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू यूपीएससी ऑफिस दिल्ली में था। जब उसका नंबर आया तो उसके साधारण कपड़े और चेहरे पर तेज इंटरव्यू लेने वाले सदस्यों को बहुत प्रभावित कर गए। उससे सभी सदस्यों ने अनेक प्रश्न पूछे और हर प्रश्न का जवाब वह इस तरीके से देता रहा जैसे कक्षा में योग्यतम प्रोफेसर से बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हों और प्रोफेसर उनके जवाब बच्चों को समझा कर दे रहा हो। अंत में चयन समिति के चेयरमैन ने उससे प्रश्न पूछा, आपका कक्षा 10 और 12 और बीए में हर जगह सर्वश्रेष्ठ परिणाम है, फिर आप आईएएस क्यों बनना चाहती हैं? मुस्कुराते हुए अचानक ही अजीत गंभीर हो गया। उसकी आंखों से थोड़ी सी नमी उतर आई और भले घरे से वह बोला, सर मैं एक अनाथ बच्चा हूँ, मेरे माँ बाप बचपन में ही मर गए थे। मेरी जिस माँ ने मेरा पालन पोषण किया, मेरी खातिर अपनी जान खतरे में डाल दी और मुझे नया जीवन दिया। उसने जब मैं कक्षा 5 में था तब एक बार मुझसे कहा था, इतना कम पढ़कर तो तुम कलेक्टर कैसे बनोगे? लगता है मेरे सपने पूरे नहीं कर पाओगे। बस उसी दिन से मैंने जीवन का एक ही उद्देश्य बना लिया था, जिसे भी हो मुझे मेरी माँ का यह सपना पूरा करना ही है। बस उसी दिन के लिए मैं दिन रात लगा रहा। कक्षा 10, 12, बीए यह सब उसके छोटे छोटे पड़ाव थे, पर उनको मैंने अपनी माँ के सपनों के अनुरूप ही उन्हें ढाला और मैंने ना तो डॉक्टरी की तरफ रुझान किया और ना ही इंजीनियरिंग की तरफ। सिर्फ माँ के सपने पूरे करने के लिए ही मैंने सिर्फ आईएएस की तैयारी की। आज आपके सामने मैं जो भी प्रदर्शन करना चाहता हूँ और कह रहा हूँ उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, माँ के सपनों में मैं वही रंग भर दूँ जो उनकी इच्छा है। चेयरमैन अपनी सीट से खड़े हो गए और शायद ऐसा कभी भी नहीं होता कि कोई चेयरमैन किसी कैंडिडेट की पीठ थपथपाए, पर ऐसा शायद आईएएस साक्षात्कार के इतिहास में पहली और अंतिम बार हुआ कि चेयरमैन ने अपनी सीट से उठकर अजीत की पीठ थपथपाई। जब यूपीएससी का रिजल्ट आया, एग्जामिनेशन और इंटरव्यू में मिलाकर अजीत को सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए और उसने आईएएस की परीक्षा में भी टॉप किया। वेरोनिका की खुशी का आज कोई ठिकाना नहीं था। वह फिर भोजपुर भोलेनाथ के मंदिर में अपने बेटे के साथ गई और भगवान को हृदय से धन्यवाद भी दिया। अब उसका बेटा अजीत आईएएस ऑफिसर था। समय यूं ही बीतता चला जा रहा था। एक दिन अजीत बोला, माँ एक बार जाकर आनंदम से मिलना चाहता हूँ, क्या आप मेरे साथ चलोगी? वेरोनिका के मन में भी अपने बेटे को देखने की बहुत इच्छा थी। वह अजीत को लेकर बेंगलुरु में आनंदम के घर पहुंच गई। आनंदम अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हुआ, पर उसे अपने पुराने कर्मों को याद करके बड़ी ग्लानि हो रही थी। अजीत बोला, भैया
ईश्वर ने जो भी आपसे करवाया शायद उसकी यही इच्छा थी। यदि माँ भोपाल नहीं आई होती तो मुझे कौन पालता, मुझे माँ का प्यार कहाँ मिलता। यह मेरा भाग्य था कि आपने माँ को भोपाल जाने के लिए विवश कर दिया। उसके लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। आनंदम की आंखों में पश्चाताप के आंसू भरे हुए थे। दोस्तों वीडियो को अपना ढेर सारा प्यार दीजिए और लाइक कीजिए।